So let's start with the chapter 1 of the book 2, which is fuels and combustion. So basic topics we will cover are fuels, properties of liquid fuels, coal, gas and agro residues, storage, handling and preparation of fuels, principle of combustion, combustion of oil, coal, gas and biomass, draft system, combustion controls. So let's start. First of all, introduction to fuels. So as we know, there are many type of fuels. Fuels can be classified into categories of the states of matter such as liquid, solid, gas. Okay. So these fuels are mainly required for firing in boilers, furnace and other combustion equipments. Basically whatever we burn to get energy to use in any form, so we classify that substance into fuel. Now the selection of right type of fuel depends on the various factors such as availability, storage, handling, pollution and landed cost of fuel. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी अगर हमें फ्यूल सेलेक्ट करना है तो उसके हमें बेसिक फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है. कोई रेयर सब्सटेंस है, हालांकि वो इन कंबशन में यूज़ हो सकता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं, तो वो उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा नहीं. उसके बाद आता है स्टोरेज फ्यूल्स को सेफली अगर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं तो वो बेसिकली हमारे लिए एक यूज़फुल फ्यूल नहीं कहलाएगा. इसी तरीके से हैंडलिंग, अगर हैंडलिंग उस फ्यूल की, मतलब जब उसको हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो यूज़फुल नहीं होगी तो वो हमारे लिए उतने काम की है नहीं. और फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है पोल्यूशन. अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. गवर्नमेंट के लॉज हैं, उसमें हमें मतलब हम ऐसा कोई फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते. और ये सारे जो फ्यूल्स का जो हम यूज़ बात कर रहे हैं, ये कॉमर्शियल पर्पस से बात कर रहे हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे बात हो रही है. फिर उसके बाद आता है लैंडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फ्यूल को डिसाइड कर सकते हैं. द नॉलेज ऑफ द फ्यूल प्रॉपर्टीज़ हेल्प in selecting the right fuel for the right purpose and efficient use of the fuel. This line is very much clear कि कौन सा फ्यूल किस पर्पस के लिए सही है, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे. The following characteristic determined by laboratory test are generally used for assessing the nature and quality of fuels. ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लैब में टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि उसका नेचर और क्वालिटी कैसे हैं. उसके बाद आता है, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स फ्यूल. जो अब हम देखेंगे कि लिक्विड फ्यूल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है डेंसिटी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ यूज़फुल फॉर इग्निशन क्वालिटी. कितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी जो है वो उसकी इग्निशन क्वालिटी को बताएगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि डेंसिटी हमेशा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर की जाती है. एज द डेफिनेशन सेज, this is defined as the ratio of the mass of the fuel to the volume of the fuel at a reference temperature at 15 degree centigrade. Density is measured by an instrument called hydrometer. ये लाइन है, density is measured by an instrument called hydrometer. ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमारे लिए एग्ज़ाम में आ सकता है. This is defined as the ratio of mass of the fuel to the volume of the fuel. डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास फ्यूल का एंड वॉल्यूम भी फ्यूल का. ऐसा यूनिट जो रहेगी डेंसिटी की रहेगी kg/m³. उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी. दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर. सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कहीं भी स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो रहा है किसी भी फिज़िकल टर्म के आगे, तो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो रेफ़र करता है किसी के रेफरेंस में. और मेनली जब भी हम बात करते हैं रेफरेंस लेने की, तो वो हमेशा हम वाटर के रेफरेंस में बात करते हैं मेनली. ठीक है. सो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है
वो इस तरीके से है कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल का जो वेट है, एक गिवन फ्यूल दे रखा है, लाइक एक बकेट ऑफ ऑयल, उसका जो वेट रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे सेम वॉल्यूम, उसी मतलब वॉल्यूम वही रहेगा, उसी बकेट में हम वाटर भरेंगे और उसके वेट से डिवाइड करेंगे। मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर फ्यूल, यहाँ पे हम लिक्विड फ्यूल की बात कर रहे हैं तो वो हमने ऑयल लिया है, यानी किसी भी फ्यूल का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उसका वेट रहेगा और उसी वॉल्यूम में जितना वाटर आएगा उसी वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको भी हाइड्रोमीटर से ही हम मेजर करते हैं और इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रेशो क्वांटिटी है इसलिए इसकी यूनिट नहीं रहेगी। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंपैरिजन। फ्यूल ऑयल जो रहती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है लाइट डीजल ऑयल की, फिर होती है फर्नेस ऑयल की, फिर होती है लो सल्फर हेवी स्टॉक, ओके, LSHS, ये शॉर्ट फॉर्म हमें ध्यान रखनी है। कई बार ये क्वेश्चन में आती है और उसका मतलब उसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन फॉर्म में आती है, उसकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी होती, तो हमें ये ध्यान रखना है, लो स्मोक लो सल्फर हैवी स्टॉक, ओके। बेसिकली कई बार ये जो एस वर्ड है हम इसको स्मोक से कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद आती है विस्कोसिटी। The viscosity of a fluid is a measure of its internal resistance to flow. Viscosity depends on temperature and decreases as the temperature increases. Viscosity जो एक इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर अपने मॉलिक्यूल्स में कितना रेजिस्टेंस है। बेसिकली विस्कस मतलब ये होता है कितना गाढ़ापन, ठीक है, कितना विस्कस है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना वो कम फ्लो करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी जितनी कम विस्कोसिटी होती है उतना फ्लूइड कम फ्लो करता है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा वो इजीली फ्लो कर पाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है। अब ये विस्कोसिटी जो है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस 1 नंबर के बन सकते हैं कि विस्कोसिटी हम कौन कौन सी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विस्कोसिटी इज़ मेजर्ड इन स्टोक्स ऑब्लिक सेंटी स्टोक्स, एंगलर, सेबोल्ट और रेडवुड। दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ viscosity and viscosity is measured by viscometer, okay. Now इसके बाद हो गया विस्कोसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ फ्यूल ऑयल। इट इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ प्री हीट रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सेटिस्फैक्ट्री एटमाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन करती है कि फ्यूल को ईजीली हम स्टोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस फ्यूल को यूज़ कर पाएंगे ईजीली या नहीं कर पाएंगे। It influences the degree of preheat required for handling, storage and satisfactory atomization। देखिए ये जो हम डिग्री ऑफ प्री हीट है, यानी किसी भी हम फ्यूल को बर्न करने से पहले उसको हम प्री हीट करते हैं फॉर इजी हैंडलिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत गाढ़ा फ्यूल है, उसको हमें बहुत ज़्यादा पंपिंग एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम उसको प्री हीट करते हैं ताकि वो ईजीली एक स्टोरेज से जहाँ पे उसको बर्न होना है वो ईजीली पहुँच सके। फिर दूसरा आता है स्टोरेज एंड सेटिस्फैक्ट्री एटमाइजेशन। एटमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो फ्यूल होता है हम उसे जब जलाने के लिए या बर्न करने के लिए उस स्पेसिफिक जगह पे डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने उसको लाइक एक बकेट फ्लूइड का, एक फ्यूल का हमने डायरेक्ट उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फ्यूल को इस तरीके से इंजेक्ट करना पड़ता है कि उसका मैक्सिमम और एफिशिएंट बर्निंग हो, तो इस प्रोसेस को एटमाइजेशन बोलते हैं। एटमाइजेशन का मतलब इस तरीके से है कि कोई भी फ्यूल को हम एकदम से बहुत सारा एकदम से नहीं डालेंगे,
उसको किसी न किसी इग्नाइटर के थ्रू, या तो हम उसको प्रॉपरली, जैसे कि लिक्विड फ्यूल है तो हम उसको स्प्रे करेंगे, अगर कोल है जैसे सॉलिड है तो हम उसको थोड़ा सा क्रश करके, फाइन क्रश करके उस तरीके से हमें फायर बॉल जो रहेगी बॉयलर की, हम उसमें डालेंगे। ओके, इफ़ द फ्यूल इज़ टू विस्कस इट मे बिकम डिफ़िकल्ट टू पंक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हार्ड टू लाइट द बर्नर, अगर गाढ़ा रहेगा तो उसको बर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड टफ टू ऑपरेट, ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑपरेट करना है इधर से हमें उधर लेके जाना है तो प्रॉब्लम आएगी। पुअर एटमाइजेशन में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डिपॉजिट्स ऑन द बर्नर टिप्स और ऑन द वॉल। Therefore, preheating is necessary for proper atomization। मैंने आपको प्रीहीटिंग भी बता दी और आपको एटमाइजेशन भी बता दिया, आगे और आएगा। अब आता है फ्लैश पॉइंट। देखिए, फ्लैश पॉइंट एंड पोर पॉइंट, ये हमने 12th क्लास की लैब में, केमिस्ट्री लैब में हमने ये सारे किए हैं, और इवन फर्स्ट ईयर में भी हमने किया है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल कैन बी हीटेड सो दैट वेपर गिव्स ऑफ flashes momentarily when an open flame is passed over it. Flash point for furnace oil is 66 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, फ्लैश पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पर हम उस फ्यूल को हीट करें, इतना हीट कर दें सो दैट जैसे ही उसमें वेपर बनने चालू हों और हम उसके ऊपर से एक फ्लेम निकालें तो वो एकदम से फायर कैच कर ले। ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे देखिए, फ्लैश पॉइंट से लोएस्ट टेम्परेचर रिलेटेड होता है। और पोर पॉइंट होता है, द पोर पॉइंट ऑफ अ फ्यूल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट विल पोर और फ्लो व्हेन कूल्ड अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। देखिए, मतलब हम किसी भी फ्लूइड को उतने टेम्परेचर तक लेके जा पाएँ जब तक वो एक वेसल से दूसरे वेसल में इजीली पोर किया जा सके या फिर फ्लो हो सके। ठीक है, यहाँ पे फ्लो का सीधा सा मतलब है कि लिक्विड फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली पंप किया जा सके। अब आप बोलेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर ही क्यों? देखिए, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से वो नीचे चला गया तो हमारे पंप को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी उसको पंप करने के लिए, और अगर हम उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो भी हमारे यूज़ में नहीं रहेगा। तो हम उस मिनिमम टेम्परेचर के आसपास काम करते हैं ताकि हमारी एफिशिएंट वर्किंग रहे। ठीक है, तो ये फ्लैश पॉइंट और पोर पॉइंट जो रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं जब भी किसी फ्यूल का, लिक्विड फ्यूल का हमें कंबशन करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट। तो ये थोड़े बेसिक से हैं कंसेप्ट, तो मैं इनको थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। अब आता है स्पेसिफिक हीट। Specific heat is the amount of kilocalorie needed to raise the temperature of 1 kg of oil by 1 degree centigrade. The unit of specific heat is kilocalorie per kg degree centigrade. किसी भी क्या कहते हैं, लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को हमें, अगर हम 1 kg सब्सटेंस है, या फिर अभी यहाँ पे हमें ऑयल की बात कर रहे हैं, 1 kg ऑफ ऑयल को अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो उसमें हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। यानी अगर 1 kg ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर हमें उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है 1 kg ऑफ वाटर को, तो जितनी हीट टेम्परेचर राइज में लगी, 25 डिग्री से 26 डिग्री लेके जाने में हीट जितना लगा वो हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। द स्पेसिफिक हीट डिटरमाइंस हाउ मच स्टीम और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज टू बी इट टेक्स टू हीट ऑयल टू अ डिज़ायर्ड टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट मतलब अगर होता है कि हमारे पास कोई ऑयल है, लिक्विड ऑयल है, फ्लूइड ऑयल है, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और उसको हमें पोर पॉइंट तक लेके जाना है, 26 डिग्री उसका अगर पोर पॉइंट है, तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो यूनिट होती है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू। The calorific value is the measurement of the heat or energy produced and is measured either as gross calorific value or net calorific value. The difference being the latent heat of condensation of water vapor produced during the combustion process. देखिए, यहाँ पे 2 तरह की कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं, एक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एक नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इनमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस रहता है। ये बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ
रहता है वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड का। ये बताते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अज्यूम्स ऑल वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज फुली कंडेंस्ड। यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलता है कि उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए वाटर वेपर जो हैं वो फुली कंडेंस हो गए हैं। और नेट कैलोरीफिक वैल्यू अज्यूम्स दैट वाटर लीव्स द कंबशन प्रोडक्ट्स विदाउट फुली बीइंग कंडेंस्ड। ओके, यानी क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो तो ये मानता है कि जो सारे वाटर वेपर हैं वो कंडेंस हो चुके हैं, यानी उसने भी रिएक्शन में से हीट एब्जॉर्ब करी है। और नेट कैलोरीफिक वैल्यू अज्यूम्स दैट वाटर लीव्स इन द कंबशन प्रोडक्ट विदाउट फुली बीइंग कंडेंस्ड, यानी कुछ पानी जो कुछ वाटर वेपर्स हैं वो निकल जाते हैं बिना कंडेंस हुए। देयरफॉर फ्यूल शुड बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द नेट कैलोरीफिक वैल्यूज़। देखिए ये आइडियल कंडीशन हो जाएगी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में अगर हमने माना कि सारे वाटर वेपर कंडेंस हो चुके हैं। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकली हम किसी भी फ्यूल को कंपेयर करते हैं तो हम उसकी नेट कैलोरीफिक वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, अब फ्यूल ऑयल्स कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे पहले हम कुछ और पढ़ लें थोड़ा सा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ कोल वेरीज कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द एश मॉइस्चर कंटेंट एंड द टाइप ऑफ द कोल, while calorific value of fuel oil is much more consistent। अब देखिए यहाँ पे कोल की बात हो रही है, ठीक है, वो एक सॉलिड फ्यूल है। यहाँ पे फ्लूइड ऑयल को मोर कंसिस्टेंट और मोर कैलोरीफिक वैल्यू बताया है। बेसिकली जो भी ज़्यादातर लिक्विड फ्यूल्स रहते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा रहती है। ओके, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं फ्यूल ऑयल जैसे केरोसिन है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 11,100, डीजल ऑयल है 10,800, लाइट डीजल ऑयल है 10,700, फर्नेस ऑयल है 10,500। ये देखिए ये थोड़ी सी ये फिर मैंने बताया था आपको LSHS, तो ये था लो सल्फर हैवी स्टॉक। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से लो सल्फर हैवी स्टॉक। अब इसके बाद आता है, देखिए मैंने आपको जैसा बोला था ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो रहती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। ये हो सकता है कि हमको हमारे बेसिक जो न्यूमेरिकल्स रहें पेपर 4 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 4 और पेपर 2 के लिए, और इसकी एप्लीकेशन कहीं कहीं इनडायरेक्टली भी यूज़ की जा सकती है। तो इसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग कन्वर्जेशन फार्मूला शोज़ द डिफरेंस बिटवीन GCV एंड NCV। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस 584 ब्रैकेट इंटू 9 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल परसेंटेज प्लस मॉइस्चर। यहाँ जो M है ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें M जो है वो मॉइस्चर है बाय वेट प्रेजेंट इन द फ्यूल, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100 अगेन ब्रैकेट क्लोज। इसको देखिए कई बार बहुत गलत रीड कर जाते हैं। ये जो 584 जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ परसेंट हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय हमने जो भी वैल्यू दे रखी है वो हमें परसेंट में दे रखी होगी, इसलिए उसको वापस न्यूमेरिकल टर्म में करने के लिए हमें उसे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। और इस टोटल जो भी वैल्यू आती है उससे 584 मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस जो वाटर वेपर जो उसने माना था उसको कंसिडर करती है। लेकिन जो बेसिक हमने जाना था कि फ्यूल्स को हमेशा नेट कैलोरीफिक वैल्यू पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फैक्टर। ये जो सारे फैक्टर्स हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू भी एक फैक्टर है, हमने पढ़ा फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, कैलोरीफिक वैल्यू, डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसके बाद आता है कंटेंट ऑफ सल्फर। तो कंटेंट ऑफ सल्फर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। The amount of sulfur in the fuel oil depends mainly on the source of the crude oil and to a lesser extent on refining process। देखिए किसी भी फ्लूइड में कितना सल्फर है ये डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल मतलब जो क्रूड ऑयल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, टू अ लेसर एक्सटेंट और कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कुछ छोटे मोटे एक्सटेंट तक, छोटी मोटी रिफाइनिंग प्रोसेस में भी हमें कभी कभी सल्फर ऐड करना पड़ता है। ठीक है,
जैसे नॉकिंग एजेंट रहता है, पेट्रोल में नॉकिंग एजेंट जब हम ऐड करते थे तो उसमें भी सल्फ़र आता है, लेकिन अब ये रिफ़ाइन होने के बाद ये जो हमारे जो नई नई स्टेजेस आ रही हैं इंजन्स की, तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब नॉकिंग एजेंट में सल्फ़र कम यूज़ होने लगा है। खैर ये तो अलग बात हो गई, हम वापस टॉपिक पे आते हैं। द नॉर्मल सल्फ़र कंटेंट ऑफ द रेजिडुअल फ्यूल्स इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 2 to 4%। अब देखिए इसमें बहुत कम परसेंटेज में होता है सल्फ़र, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं और उसमें हाई सल्फ़र क्वांटिटी है, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ जो फ्यूल की बात हो रही है ये कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पर्सनली छोटा मोटा कुछ जलाने के लिए या फिर उस तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल कंबशन, जो कि कॉमर्शियली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। अब इसके बाद आता है ऐश कंटेंट। द ऐश वैल्यू इज़ रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फ्यूल। देखिए जो भी मटेरियल इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मतलब अदर देन हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, ये सारे ऑर्गेनिक में आते हैं, और इनऑर्गेनिक में वो सारे जो कंबशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। द ऐश लेवल ऑफ डिस्टिलेट फ्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो भी फ्यूल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से पाते हैं उनमें ऐश कंटेंट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो टार के फॉर्म में पहले ही निकल जाता है। रेजिडुअल फ्लूइड्स हैव मोर ऑफ द ऐश फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दीज सॉल्ट्स में बी कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, वेनेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, एक्सेट्रा। Typically the ash value is in the range of 0.03 to 0.07%। देखिए ऐश वैल्यू जो लिक्विड फ्यूल्स में रहती है वो बहुत कम रहती है। ऑब्वियस सी बात है, जो ऐश कंटेंट जो रहता है वो सॉलिड फ्यूल्स में ज़्यादा रहता है, तो वहाँ आप इसकी परसेंटेज हायर देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो इंडियन कोल है उसमें 30 to 40% ऐश कंटेंट रहता है। Excessive ash in liquid fuels can cause fouling deposits in the combustion equipment. Ash has corrosive, erosive effect on the burner tips, causes damage to the refractories at higher temperatures and give rise to high temperature corrosion and fouling of equipments। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जो बेसिकली हाई ऐश कंटेंट अगर रहेगा तो जो बर्नर टिप्स होती हैं, ऐश कंटेंट बेसिकली आपका जो टिप्स रहेंगे जहाँ से फ्यूल को आप इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जाके वो जम जाएगा। जमने से क्या होगा कि जो फ्यूल इंजेक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बहुत सालों में जब हमारा गैस बर्नर हम साफ़ नहीं करते हैं तो हमारी गैस तो उतनी कंजम्पशन होती है, लेकिन हमको जो हीट मिलनी चाहिए बर्नर में, बहुत बेसिक एग्जांपल है ये, वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात होगी। और यहाँ जो रिफ्रैक्टरीज़ की बात हो रही है, रिफ्रैक्टरीज़ आर द मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी भी बॉयलर या फर्नेस को यूज़ करते हैं तो इंटरनल लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं रिफ्रैक्टरीज़ की। दीज आर द बेसिकली मटीरियल that can withstand the heat. Basically they are insulators that can withstand the heat inside the furnace, boiler or whatever utensil we are using. Now carbon residue. Carbon residue indicates the tendency of oil to deposit a carbonaceous solid residue on a hot surface such as burner injection nozzle when its vaporizable constituent evaporate. Residual oil contains carbon residue ranging from 1% or more. देखिए कभी भी कोई भी जो कार्बोनेशियस सॉलिड रेजिड्यू अगर कोई छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो ऑयल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो कार्बन बेस्ड जो ऑयल्स रहते हैं, जो मेनली कार्बन बेस्ड ही होते हैं, वो 1% या 1% से ज़्यादा जो रेजिड्यू है वो छोड़ते हैं बहुत बार। वाटर कंटेंट देखिए जिस भी ऑयल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी फ्यूल में अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर खुद को इवेपोरेट करने के लिए हीट, फ्यूल में से जो हीट मिल रही है उसको वो कंज्यूम करेगा, तो हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो एफिशिएंसी है वो डाउन जाएगी कंबशन की। तो फ्यूल जो वाटर कंटेंट होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है।
देखिए अब इसके बाद है वाटर में बी प्रेजेंट इन द फ्री इमल्सिफाइड फॉर्म। देखिए ये सारा जो फ्यूल है उसके अंदर इमल्सिफाइड इज़ अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। आप बोलते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन रहता है, इमल्शंस रहते हैं, तो ये सारा इमल्सिफाइड फॉर्म में रहता है और वो एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एक टेबल दे रखी है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑयल्स, ठीक है। इसमें फर्नेस ऑयल बता रखा है, LSHS यानी लो स्मोक हेवी स्टॉक, और लाइट डीजल ऑयल बता रखा है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी वो सारी दे रखी हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बेसिस पे काम आ सकता है। नो स्टोरेज ऑफ फ्यूल ऑयल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो इजीली और सेफली हम स्टोर कर पाएँ। ऐसा नहीं है जैसे कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल रहता है उनको बड़ी दिक्कत होती है फ्यूल को स्टोर करने में, ठीक है। तो वो जो फ्यूल है वो इजीली स्टोरेबल नहीं है, तो वो इट्स नॉट अ वेरी मतलब वेरी गुड फ्यूल, या वेरी इजीली हम उस पे जो फ्यूल को स्टोर करने पे बहुत खर्चा होता है। तो ये भी एक कॉस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। Therefore, storage of fuel oil, it can be potentially hazardous to store furnace oil in barrels. A better practice is to store it in cylindrical tanks either above or below the ground. Furnace oil that is delivered may contain dust, water and other contaminants. The sizing of storage tank facility is very important. A recommended storage estimate is to provide for at least 10 days of normal consumption. Industrial heating fuel storage tanks are generally vertical mild steel tanks mounted above ground. It is prudent for safety and environmental reasons to build burned walls around the tanks to contain accidental spillage. यानी जो भी टैंक्स जहाँ भी हमने रखे हैं उसके आसपास हम बाउंड्री बना देते हैं जिससे कि इन केस अगर ऑयल स्पिल हो तो वो वहीं कंटेन हो जाए। एज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ solids and sludge will occur in tanks over time. Cleaning should be carried out at regular interval annually for heavy fuels and every 2 years for light fuels. This is basic. A little care should be taken when oil is decanted from the tanker to the storage tank. यानी ऑयल जो भी ऑयल को हम एक टैंकर से एक दूसरे स्टोरेज में डाल रहे हैं तो वो फैलना नहीं चाहिए। All leaks from the joints, flanges in pipelines must be attended at the earliest. Fuel oil should be free from possible contaminants such as dirt, sludge and water before it is fed to combustion system. So today we are only stopping here only. We have completed 4 pages of chapter 1. In the next we will continue.